गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का द हिंदू हम स्टार्ट करते हैं। देखो, फ्रंट पेज का आर्टिकल होलसेल प्राइस इंडेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे और अदर इम्पॉर्टेंट आर्टिकल जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अंदर न्यूज़पेपर में आए हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे। देखो, पहला होलसेल प्राइस इंडेक्स से रिलेटेड आर्टिकल है। होलसेल प्राइस इंडेक्स रिमेन इन डिफ्लेशन जोन इन अक्टूबर। मतलब कहने का मतलब ये है, होलसेल प्राइजेज जो है हमारे लगातार डिक्लाइन हो रहे हैं। तो इससे डिक्लाइन होने का एक रीज़न ये भी बताया जा रहा है, जब प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होने लगती है। जब बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है तब भी प्राइजेज डिक्लाइन होने लगते हैं, और दूसरा रीज़न इम्पोर्ट किसी चीज़ का ज़्यादा हो जाए तब भी डिक्लाइन होने लगते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये चीज़ बताई गई है कि होलसेल प्राइस इंडेक्स किस तरह से हमारे जो रिटेल सेक्टर है उसको इन्फ्लुएंस करती। तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, जो होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात की है, ये देखिए होलसेल प्राइस इंडेक्स किसके द्वारा पब्लिश की जाती है। देखो, होलसेल प्राइस इंडेक्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखो, इम्पॉर्टेंट चीज़ है होलसेल प्राइस इंडेक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये जान लीजिए, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होती है और होलसेल प्राइस इंडेक्स होती है, इसमें क्या डिफरेंस है। इसमें देखो, गुड्स को ओनली मेज़र किया जाता है, जबकि इसमें गुड्स और सर्विसेज दोनों को मेज़र किया जाता है। ये जो पब्लिश की जाती है, ये ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र के द्वारा पब्लिश की जाती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, ये इन्फ्लेशन का इंडिकेटर की तरह भी देखी जाती। क्यों? देखो, मैंने आपको बताया था कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जब इन्फ्लेशन का टारगेट डिसाइड करती है तो वो लेती है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को। वाइल यहाँ पर लिखा है कि जो हमारी होलसेल प्राइस इंडेक्स है इन्फ्लेशन को इंडिकेट करती है। हाँ, ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी चीज़ में जब प्राइस में बढ़ोतरी होगी बहुत ज़्यादा, तो उसमें क्या होगा कि इन्फ्लेशन दिखाई देगी। जब इन्फ्लेशन दिखाई देगी तो वो इंडिकेट तो करेगी, मगर हम जब इन्फ्लेशन का टारगेट डिसाइड करते हैं 2 से लेकर 6% तक, ठीक है, ये 2 से लेकर 6% का जो टारगेट डिसाइड किया जाता है, इसमें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को लिया जाता है। मैंने आपको कल भी बताया था कि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी ऐसे पॉइंट को बहुत ज़्यादा देखती है जिसमें क्या हो कि आपके प्राइजेस मतलब जो बिल्कुल डिफरेंट दिखने में हो। अब देखो, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को यहाँ पर लिया जाता है इन्फ्लेशन के टारगेट को, वाइल अदर चीज़ें जो है साइलेंट रहती हैं। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगली बात क्या बताई गई है कि जनरल पब्लिक को कोई भी मतलब नहीं होता होलसेल प्राइस इंडेक्स की, क्योंकि होलसेल में जो खरीदा जाता है वो मार्केट में जो कॉमर्स इंडस्ट्री है वो खरीदती है, उसके प्रोडक्शन पर, उसके इनपुट पर इफेक्ट पड़ता है। अब क्या हुआ, 2017 में इसका बेस ईयर चेंज कर दिया गया, 2004-5 से 2011-12 कर दिया गया। तो आपको ये बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए कि होलसेल प्राइस इंडेक्स गुड्स ओनली से रिलेट करती है, मतलब इसमें सर्विसेज का कोई रोल नहीं है। बल्क में जो चीज़ें ट्रेड की जाती हैं, जैसे टमाटर को बल्क में कोई इंडस्ट्री खरीद ले, मान लीजिए रामू ने किसी एरिया के सीताफल, मतलब शरीफा उसे बोलते हैं नॉर्थ इंडिया में, और सीताफल अदर जगह पे बोलते हैं, उस सीताफल को बहुत ज़्यादा खरीद लिया बल्क में, तो इट्स कॉल्ड अ होलसेल। ठीक है, होलसेल प्राइस इंडेक्स इज पब्लिश्ड बाई ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इट्स इंडिकेट इन्फ्लेशन। ठीक है, इन्फ्लेशन को इंडिकेट करती। द बेस ईयर ऑफ होलसेल प्राइस इंडेक्स चेंज फ्रॉम 2004-5 टू 2011-12। ठीक है, अदर चीज़ें देख लेते हैं। अदर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि अदर चीज़ों में क्या चीज़ आती है कि वेटेज किसका कितना है, मतलब कि प्राइमरी आर्टिकल कितने हैं, मैन्युफैक्चरिंग कितने हैं। इसमें आपको बस एक चीज़ याद रखना है, होलसेल प्राइस इंडेक्स में सबसे ज़्यादा वेटेज मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट का होता है 62%। और आप कुछ मत याद रखिए, देखो प्राइमरी प्रोडक्ट जो होते हैं वो मीट वगैरह आ जाते हैं, मगर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट हमें डायरेक्टली समझ में आते हैं जो हम बेसिक रॉ मटेरियल से, मान लीजिए हमारे यहाँ ये टमाटर होगा, इस टमाटर से रामू ने एक इंडस्ट्री ली और रामू ने इस टमाटर को वहाँ पर केचप बना दिया। ठीक है, ये केचप जो है इसी को हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट का रोल जो है वो होलसेल प्राइस इंडेक्स में सबसे ज़्यादा है, 64.2%। अदर प्राइमरी आर्टिकल, फ्यूल, दो चीज़ें बस आप इसमें याद रखिए, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट का 62.2% है और फ्यूल एंड पावर का आप बस याद रख सकते हैं 13.2 है, मतलब सबसे कम है।
बाकी चीज़ें उसके बीच में आ जाएंगी, सबसे ऊपर और बाकी चीज़ें। अगर क्रोनोलॉजी यूपीएससी पूछ लेता है तो आपके लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है। अगला आर्टिकल रिलेटेड है हमारे प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना से। देखो ये प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब कोरोना का टाइम चल रहा था तो जो इंटरिम बजट प्रस्तुत किया गया था 2019 में, उस समय इसे मतलब लॉन्च किया गया था और इम्प्लीमेंट किया गया फरवरी 2019 में, और इसकी मिनिस्ट्री थी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। देखो मानधन है मतलब श्रम योगी है, श्रम योगी का मतलब ही हो गया लेबर से रिलेटेड, उसकी काम करने की क्षमता से रिलेटेड, ठीक है। तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा लॉन्च की गई और इट्स अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। मीन्स टू से प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। सेंट्रल सेक्टर स्कीम इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज होल मनी इज provided by central government. Central government provided the all money to the state and other sector. It's implemented by Ministry of Labor and Employment. मतलब इसको implement किया जाता है Ministry of Labor and Employment के द्वारा, और ये स्कीम भी Ministry of Labor and Employment की है। जो implementing agencies हैं इसमें लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है और कम्युनिटी सर्विस सेंटर है। मतलब कम्युनिटी सर्विस सेंटर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। आप जानते हैं हर विलेजेस में, हर एरिया में कम्युनिटी सर्विस सेंटर होते हैं, CSC जिसे बोलते हैं, जहां पर हम आधार कार्ड को अमेंड करवाते हैं, जहां पर हम बहुत सारे अपने जनधन अकाउंट को भी देखते हैं कितना बैलेंस है। तो ये चीज़ है। अदर इम्पॉर्टेंट चीज़ इट इज़ फॉर ओनली अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अगर ऑप्शन आ जाता है कि जो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है ये केवल ओनली अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए, तो आपका वो आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। श्रम योगी मानधन योजना ओनली फॉर अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए। अब आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या डिफरेंस है। देखो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आपकी इनकम नियमित नहीं होती, मतलब आपको इनकम लगातार नहीं मिलती, जबकि ऑर्गेनाइज सेक्टर में आपको इनकम लगातार मिलती। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कोई पेंशन की सुविधा नहीं होती है, कोई फंड की सुविधा नहीं होती। इसमें पेंशन होता है, फंड होता है, ठीक है, और इसमें कोई भी गवर्नमेंट का बेनिफिट नहीं होता। इसमें गवर्नमेंट जो है ओवरशैडो रखती है, मतलब आप पर नज़र रखती है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर पर गवर्नमेंट के द्वारा कोई नज़र नहीं रखी जाती है। गवर्नमेंट फंड जरूर प्रोवाइड करती है मगर कोई नज़र नहीं रखी जाती। तो अनऑर्गेनाइज वर्कर के लिए ये स्कीम है और इसकी मंथली इनकम आपकी 15,000 से कम होना चाहिए। योर इनकम मस्ट बी बिलो 15,000, ठीक है। और एंट्री एज 18 से 40 साल है। इसमें एंट्री एज 18 से 40 साल है। इसमें जो रिक्वायरमेंट है आपके पास मोबाइल फ़ोन होना चाहिए, सेविंग बैंक अकाउंट होना चाहिए और आधार नंबर होना चाहिए। और ये जो NPS में लोग हैं वो इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकते। और एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन में जो लोग ऑलरेडी पेंशन स्कीम चल रही है उनकी, वो लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकते। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के लोग भी इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकते, ठीक है। इसमें जो आप जब इसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो आपकी इनकम पे कोई टैक्स पेयर नहीं होना चाहिए। आपके अगर ऊपर टैक्स लग रहा है तो आप इस स्कीम का कोई फ़ायदा नहीं उठा सकते, ठीक है। अभी मैं आपको पूरा ये एक बार रिवाइज करवा दूंगा। और आपको इसमें 3,000 रुपये पर मंथ मिलते हैं 60 साल के बाद। आपको यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर याद रखना है, इसमें एंट्री पीरियड क्या होता है। इसमें एंट्री जो होती है वो 18 से 40 साल होती है। मतलब एंट्री का मतलब है कि आप इस स्कीम में पार्टिसिपेट 18 से 40 साल के बीच में कर सकते हैं और आपको पेंशन मिलना स्टार्ट होगी 60 साल से, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। अगर आप स्पाउस की डेथ हो जाती है तो हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो पत्नी के द्वारा इसे कंटिन्यू रखा जा सकता है। अगर कंटिन्यू नहीं रखा जाता तो उन्हें पेंशन का 50% मिलेगा। देखो पूरी पेंशन में नहीं मिलेगी। ये देखो हमारे यहाँ लाइफ इंश्योरेंस की जो प्रॉब्लम्स है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है कि क्लॉजेज जो होते हैं वो हिडन होते हैं। आपने कभी भी एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि हमारे इंडिया में इंश्योरेंस सेक्टर का पेनिट्रेशन बहुत कम है। इंश्योरेंस सेक्टर का पेनिट्रेशन का क्या मतलब है, बहुत कम लोग, अप्रॉक्स 4% लोग लाइफ इंश्योरेंस खरीदते हैं। क्या रीज़न है, सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न क्या है, जो क्लॉजेज हैं वो हिडन होते हैं। जो प्राइवेट सेक्टर है वो कभी भी पैसा नहीं देना चाहता। आप देखते हैं कि लोग अक्सर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करा लेते हैं। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का मतलब ये होता है कि एक इंश्योरेंस नाम का है, हमें पैसा नहीं चाहिए, आप बस इंश्योरेंस कर दीजिए दिखावे को।
तो इसे थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कहा जाता है। इसमें पैसा उसा नहीं मिलता है, बस एक शो ऑफ टाइप में होता है। तो इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन अगर आप देखेंगे तो हमारे इंडिया में बहुत कम है। इस पेनिट्रेशन को बढ़ाने के लिए जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारी स्कीम्स लाई हैं और फर्स्ट ऑफ ऑल एक रेगुलेटरी इशू किया है कि आपके जो क्लाउजेज हैं वो बिल्कुल साफ होना चाहिए। एवरीथिंग इज क्लियर, इफ एवरीथिंग इज नॉट क्लियर देन इट विल बी वायलेशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, अगली बात यहाँ क्या बताई गई है, अगली कंट्रीब्यूशन देखो, इसमें ऑटो डेट डेबिट फैसिलिटी है। मतलब अगर आपके पास कोई सेविंग अकाउंट है तो ऑटोमेटिकली हर महीने आपके पैसे कट जाएंगे, इसमें आपसे पूछेगा नहीं कोई। और अगर जितना आप इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उतना ही गवर्नमेंट पार्टिसिपेट करेगी। देखो, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। इसको लॉन्च किया गया था फरवरी 2019 में। ठीक है, इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी और एडमिनिस्ट्रेट करने वाली एजेंसी जो है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। क्यों इंपॉर्टेंट होती हैं? क्योंकि सारा फंड जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दी जाता है, स्टेट का कोई रोल नहीं होता है। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए LIC हेल्प करती है और कम्युनिटी सेंटर रिजर्व हेल्प करते हैं। ये केवल अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए है। मैंने आपको ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में डिफरेंस बताया। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जिनकी इनकम 15,000 से कम है वही लोग इस पेंशन का फ़ायदा उठा सकते हैं। 18 से 40 साल तक के में आप इसमें एंट्री ले सकते हैं और 60 साल से आपकी पेंशन स्टार्ट होगी। ठीक है, इसमें जो मैंडेटरी चीज़ें हैं वो आपको होना चाहिए, बैंक अकाउंट होना चाहिए, सेविंग बैंक अकाउंट, मोबाइल नंबर और आधार नंबर ज़रूरी है। आप किसी भी स्कीम में इससे पहले पार्टिसिपेट ना करते हो, जैसे नेशनल पेंशन स्कीम, एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आपकी इनकम पे टैक्स नहीं लगना चाहिए, तभी आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। 3,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे 60 साल की एज होने पर। इसमें जितना कंट्रीब्यूट आपके द्वारा किया जाता है उतना ही कंट्रीब्यूट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। तो ये प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के मैंने आपको बेसिक बता दिए। कोई भी डिफिकल्टी है, कोई भी चीज़ आपको अगर समझ में नहीं आ रही है, आपको लग रहा है मुझे इसमें प्रॉब्लम है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को नाम से सर्च कीजिए। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को नाम से सर्च करेंगे तो आपको ज़रूर मिलेगा। अगर तब भी नहीं मिल रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, हम लोग आपको डायरेक्ट मैसेज के थ्रू बताएंगे। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लोगों में शेयर कीजिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ सकें। ठीक है, अगला आर्टिकल देख लेते हैं मंगल पांडे के बारे में। देखो, मंगल पांडे से रिलेटेड ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा चर्चा में था। इनका मेन रीज़न मंगल पांडे की चर्चा होने में क्या है कि अभी रिसेंटली चुनाव हो रहे हैं MP वगैरह में, तो उससे रिलेटेड कुछ न्यूज़ निकल कर आई थी। तो हम मंगल पांडे जी के विषय में थोड़ा सा ज्ञान ले लेते हैं। देखो, मंगल पांडे जी जो बॉर्न हुए थे वो फैज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट में हुए थे 19 जुलाई 1827 में। कुछ लोग ललितपुर भी कहते हैं जो साउथ वेस्ट उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ये जो है ब्राह्मण कास्ट के थे। ठीक है, ब्रिटिश आर्मी इन्होंने ज्वाइन की थी 1849 में और ये 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के आर्मी पर्सन थे। ठीक है, अब ईस्ट इंडिया से रिवेलियन कैसे स्टार्ट हुआ? देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1857 से पहले क्या किया था? ग्रीस इशू किया था। ये बताया जाता है ये पिग का चर्बी के द्वारा बना था और कुछ लोग बताते हैं गाय की चर्बी से बना हुआ था। तो इस कन्फ्लिक्ट में हिंदू मुस्लिम जो है वो यूनिटी हो गई थी। क्यों यूनिटी हो गई थी? उसका रीज़न था कि हिंदू जो है गाय को अपना सेक्रेट चीज़ मानते हैं और मुस्लिम जो है पिग को बुरा मानते हैं। तो इसलिए यहाँ पर रिलीजियस सेंटिमेंट की प्रॉब्लम आई थी। उसके बाद क्या हुआ था, ये रिलीजियस सेंटिमेंट जो हर्ट हुए थे उस टाइम पर ये आर्मी वालों ने ये सब चीज़ें यूज़ करने से मना कर दी थी, मगर फोर्स किया गया था। उस टाइम हमारे मंगल पांडे जी ने 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में रिवेलियन किया। उस रिवेलियन के बाद ही सिपाही मेटनी हुई 1857 में, जिसे वीर सावरकर जी के द्वारा फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहा गया। देखो, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस इसलिए कहा गया, इसका स्केल जो था वो बहुत लार्ज था। बहुत सारे मुगल लोग इसमें पार्टिसिपेट किए थे। मुस्लिम का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा था, इसीलिए हमारे
सर सैयद अहमद खान ने कहा था कि आप लोग लड़ाई में पार्टिसिपेट नहीं कीजिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन सेक्टर में पार्टिसिपेट कीजिए और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नमेंट सेक्टर में पार्टिसिपेट कीजिए। तो इसके बाद क्या हुआ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मुस्लिम्स को खास तौर से बहुत ज़्यादा एक्सक्लूड करने लगी और डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इसे कहा जाता है। ठीक है, मंगल पांडे और उनके जो फेलो लोग, मतलब उनके दोस्त लोग थे, उन्होंने मार्च 29 1857 को ये रिवेलियन स्टार्ट किया और बहुत सारे मतलब ऑफिसर पर गोली चला दी। अब देख लो क्या होता है, मंगल पांडे जी को रिमेंबर किया जाता है फ्रीडम फाइटर की तरह अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। ठीक है, इनके लिए एक पोस्टेज स्टैम्प भी बनाया गया इंडियन गवर्नमेंट ने 1984 में। अब थोड़ा सा 1857 की क्रांति में देख लेते हैं कि कैसे रिवेलियन 1857 से 1959 तक चला। ये मेरठ से स्टार्ट हुआ इंडियन ट्रूप सिपाही के द्वारा। ये मेनली जो है आपके दिल्ली, आगरा, कानपुर और लखनऊ में रहा। आपसे यूपीएससी, देखो यूपीएससी कोई भी क्वेश्चन पूछता है वो डायरेक्ट नहीं पूछता, आपने ये पढ़ा। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांस बहुत कम होते हैं। कभी भी आप यूपीएससी देखेंगे कोई क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछेगा, मुश्किल से 8-10 क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है, उसमें बच्चों को खुश करने के लिए। क्वेश्चन यहाँ कैसे पूछा जाएगा मैं बताता हूँ। इसमें आप देखो, आप ये अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि पूछा जाएगा। जो 1857 की क्रांति थी वो मोस्टली नॉर्थन एरिया में स्प्रीड थी, नॉर्थ के एरिया में स्प्रीड थी और साउथर्न एरिया के लोग इससे वंचित थे और वहाँ तक ये म्यूटनी नहीं पहुँच पाई थी। वहीं आपका आंसर सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा, आपने पढ़ा दिल्ली, आगरा, लखनऊ, यहाँ पर कानपुर, यहाँ पर ये सब जगह फैल चुकी थी। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर बताई गई। अगला आर्टिकल स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के बारे में। देखो स्वामी सहजानंद सरस्वती को एवरीवन, हर आदमी जानता है कि वो पीसेंट लीडर थे। पीजेंट के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए थे। उनको नवरंग राय के नाम से भी जाना जाता है। आपको देखो जो चीज़ बोली जा रही है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको ये लगता होगा कि नवरंग राय नहीं ही याद रखना चाहिए, स्वामी सहजानंद सरस्वती जी याद रखना चाहिए। नहीं, यूपीएससी आजकल क्या कर रही है, अदर नेम से बहुत ज़्यादा पूछेगी। नवरंग राय जो थे वो पीजेंट लीडर थे जिन्होंने बिहार प्रोविंशियल किसान सभा फाउंड की थी। आप वहीं कंफ्यूज हो जाओगे, अरे नवरंग राय जी का तो नाम ही नहीं सुना हमने, वहीं गलत हो जाएगा। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती जी को नवरंग राय के नाम से जाना जाता था। ये नेशनलिस्ट और पीसेंट लीडर थे और एस्थेटिक थे। बॉर्न हुए थे ये यूपी में, मगर बिहार में इन्होंने पॉलिटिकल और सोशल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा की थी। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा सरस्वती के जी के द्वारा 1829 में स्टेबलाइज की गई और ये फार्मर मूवमेंट के लिए फाउंडेशन थे। मतलब इन्होंने बहुत ज़्यादा वर्क किया। ठीक है, ऑल इंडिया किसान सभा जो स्टेबलाइज हुई वो लखनऊ का सेशन हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1936 में। इसमें सरस्वती जी को ऑल इंडिया किसान सभा का प्रेसिडेंट बनाया गया। ठीक है, हमारे सुभाष चंद्र बोस जी और उनका फॉरवर्ड ब्लॉक, सुभाष चंद्र बोस जी ने 1936 के करीब फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था, 1939 या 1936 के करीब। तो इसमें स्वामी सहजानंद, आज़ादी से पहले 28 अप्रैल को ऑल इंडिया स्वामी सहजानंद सरस्वती डे मनाया जाता था क्योंकि ये प्रोटेस्ट था अगेंस्ट ब्रिटिश राज। ठीक है, बिहार में एक वक्फ मूवमेंट चलाया। वक्फ मूवमेंट में क्या था, वक्फ कहते हैं सेल्फ कल्टिवेटेड। क्या है कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी 1937 और 38 के करीब जो टीनेट्स थे उन्हें एक्सपेल कर रही थी, उन्हें एक्सपेल करके ज़मींदारों को लैंड दी जा रही थी। अब इस इविक्शन को विरोध करने के लिए उन्होंने वक्फ मूवमेंट चलाया। ये याद होना चाहिए आपको, वक्फ मूवमेंट कब चला था और कब से लेकर कब तक था, ये इंपॉर्टेंट है, और किसके द्वारा चलाया गया था। यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछती है। वक्फ मूवमेंट सहजानंद सरस्वती के द्वारा चलाया गया था आज़ादी के बाद। आपका गलत हो जाएगा, आज़ादी के बाद नहीं है, आप ये डेट देखो 1937 से लेकर 38 तक है। ठीक है, ये सेल्फ कल्टीवेटेड लैंड को बढ़ावा देने के लिए थी। जो टीनेट्स इविक्ट किए जा रहे थे उसके विरोध में थी। स्ट्रगल इनका डालमिया शुगर मिल के लिए भी चला जिसमें पीजेंट वर्कर की यूनिटी दिखाई दी। तो ये स्वामी सहजानंद सरस्वती जी को आप देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट हमारे फ्रीडम फाइटर थे, एस्थेटिक लीडर थे जो किसानों के लिए लड़े। लखनऊ सभा में इन्होंने अखिल भारतीय किसान सभा बनाई। इनकी जन्म जो है 22 फरवरी 1889 को हुआ था और इनकी
जो डेथ हुई थी, जो शहीद हुए थे, ये 25 जून 1950 को हुए थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे द्वारा डिस्कस की। आज का जो आर्टिकल थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। यूपीएससी या पीसीएस में आपसे इस सेक्टर से क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश है, आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें से पॉइंट को नोट कीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, हमारे चैनल पर बताइए, हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।